Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You watching the MPPC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज़ में सेकंड पेपर का सेक्शन बी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये 4 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? विस्तृत चर्चा कीजिए। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी कि वो आपसे सिंपल एक ही बात पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है मेन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं। यदि वो आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। ओके, देखिए आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI बोलते हैं, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल, ठीक है। उसमें इसने 2019 की रिपोर्ट जारी की थी, यानी कि 2019 की रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसमें हमारे भारत का 189 देशों में भारत का जो स्थान था वो था 129, यानी कि 129वां स्थान था। गाइस आपको पता होगा 2018 में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी जो रैंक थी वो 130वीं थी, यानी कि हम एक पायदान नीचे आ गए। यानी कि नीचे आने का मतलब हमारी एक पायदान पर स्थिति थोड़ी ठीक हो पाई, सुधरी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि मानव विकास सूचकांक की हम बात करें तो हमारी इंडिया की रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं, मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है ना। आपको पता होगा, देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। देखिए बॉडी पार्ट में आपको दिख रहा होगा UNDP की स्थापना जो हुई थी, है ना, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। मेनली देखिए अभी जो हमारा 129वां जो रैंक आया था 2019 में, ठीक है, उसमें आपको पता होगा जो टॉप की कंट्रीज जो थी, जैसे स्विट्जरलैंड, है ना, आयरलैंड वगैरह, ये सब टॉप पर रहते हैं और यही टॉप पर रहते हैं हमेशा। हाँ, पाकिस्तान की मैं पोजीशन बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे इंडिया के जो भी आंकड़े आते हैं उसमें पाकिस्तान को ज़रूर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की रैंक थी 152वीं और अफ़गानिस्तान की थी 170वीं रैंक, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप कोड कर सकते हैं आंसर में, तो आपको शायद ज़्यादा ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएं आपको। अब वो बात आपसे पूछ रहा है, मेन बात आपसे ये पूछ रहा है कि मेन इंडिकेटर्स बता दो आप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो मेन इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बता दीजिए। तो आपको पता होगा, जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, HDI के 3 मेन इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय और तीसरा होता है शिक्षा, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स को ही चेक किया जाता है, यानी कि 3 इंडिकेटर्स के आधार पर ही वहाँ को, उस देश को एक रैंक दी जाती है। एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहला इंडिकेटर है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। देखिए किसी भी देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो वहाँ की हेल्थ अच्छी होती है, और हेल्थ जब अच्छी होती है तो इंसान पूरे जोश के साथ काम करता है, और जब वो जोश के साथ काम करता है तो वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। ओके, तो स्वास्थ्य की जो फील्ड है उसको 3 या 4 पैरामीटर पर देखा जाता है वहाँ पर। जैसे वहाँ की प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का मतलब होता है छोटे छोटे केंद्र जो होते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे केंद्र होते हैं,
जैसे आप नॉर्मली आपको वायरल फीवर है या फिर कुछ और थोड़ा, तो वहाँ ट्रीटमेंट आपका हो जाए इस प्रकार का, तो उनको बोलते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है ना, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में थोड़े डॉक्टर ठीक ठाक होते हैं। और उसके बाद होता है टर्सरी हेल्थ सेंटर, है ना। देखिए टर्सरी हेल्थ केयर जो होते हैं उनमें उनमें देखा जाता है कि कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, MBBS MD हैं या नहीं हैं, वहाँ पर कितना फैसिलिटीज़ वहाँ की कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना, और वहाँ पर डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं। तो ये सारा का सारा जो है रूरल और अर्बन है ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों ही लेवल पर ये देखा जाता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है सबसे पहला जो इंडिकेटर है SDI का, वो है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। तो ये सारा का सारा स्वास्थ्य में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका शिक्षा। देखिए नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा में देखो सबसे पहला क्या है, GDP, किस देश का कितना GDP स्वास्थ्य में वो उसमें एजुकेशन में वो ख़त्म कर रहा है ना। एजुकेशन को भी हमने 2 3 4 टाइप से हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, है ना, ये सारी की सारी। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो लेवल है हमारे एजुकेशन का, किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर है या नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो दे पा रहे हैं, कितना अपनी GDP का वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशन में, ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पर देखी जाती हैं SDI रिपोर्ट को रिलीज़ करने से पहले पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। देखिए जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होगा, स्वास्थ्य वहाँ का बहुत अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगी। यानी कि हर इंसान की प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी कि इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि रोज़गार मिलेंगे, कौशल विकास होगा वहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेंगे तो उनकी आय भी अच्छी होगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय उनकी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये 3 पैरामीटर जो हैं, 3 इंडिकेटर जो हैं मेन, इनको ध्यान में रखा जाता है। और इसी के आधार पर SDI की जो रिपोर्ट है, जिसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज़ किया जाता है हर साल, है ना, तो ये 3 इंडिकेटर्स को देखते हैं और 3 इंडिकेटर्स को बेस बना के ये वहाँ के देश की एक रैंक देते हैं, यानी कि इस देश को कौन सी रैंक मिलेगी। तो गाइस देखिए ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जहाँ जिस देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी होती हैं तो वो देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है, शिक्षा वहाँ की अच्छी होती है तो भी वो देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है, और ये दोनों चीज़ें सही रहती है तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी अच्छी होती है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से हमने बड़ी पार्ट के बारे में बात की। अब आप इसमें लास्ट में कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं, देखिए कंक्लूजन में आप रिपोर्ट डाल सकते हैं 2019 की, जैसे SDI रिपोर्ट में है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में हमारे भारत की रैंक जो है वो चिंतनीय है और इसलिए हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है ना। और इस प्रकार से अब चिंतनीय है तो हमें किस चीज़ पर काम करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य पर हमें काम करने की आवश्यकता है। सरकार को स्वास्थ्य पर GDP का ज़्यादा % ख़त्म करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि अभी ना के बराबर है। साथ ही साथ हमें प्रति व्यक्ति आय जो है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस टाइप से आप एक अच्छा सा कंक्लूजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो आपसे पूछ रहा है, 2 बातें आपसे पूछ रहा है इसमें। पहली बात तो वो ये पूछ रहा है जनांक की लाभांश का क्या अर्थ है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। और नेक्स्ट वो पूछ रहा है आपको इसका क्या महत्व क्या है ना, यानी कि व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसका इम्पोर्टेंस भी पूछ रहा है और इसका वो मीनिंग भी पूछ रहा है। तो आपको 2 बातें बतानी है। देखिए 2 बातें आपको पता ही चल गई हैं कि इंट्रोडक्शन में हम इसका मीनिंग बता देंगे, ठीक है, और इसका महत्व क्या है वो हम बड़ी पार्ट में बता देंगे। सो दैट सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, इससे अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक एवं सतत विकास को दर्शाता है ना। और साथ ही साथ में आपको पता होगा, देखिए यह जनसंख्या
ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या के प्रदर्शन को भी दर्शाता है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये जनसंख्या ढांचा में, यानी कि जनसंख्या का जो ढांचा है उसमें जो बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या है ना, उसको ये प्रदर्शित करता है। यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें कार्यशील पॉपुलेशन कितनी है और उनकी वृद्धि कितनी जल्दी हो रही है, कितनी ज़्यादा वृद्धि उनमें हो रही है, इस चीज़ को वो एक तरह से डिफाइन करता है ना। तो ये तो था इसका मीनिंग, जिसको आप इंट्रो में ईजिली हैंडल, यानी कि ईजिली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में देख लेते हैं हम इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसका महत्व क्या है। देखिए एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है युवा एवं कार्यशील आबादी, ठीक है। देखिए युवा एवं कार्यशील आबादी कौन होती है। युवा एवं कार्यशील आबादी नॉर्मली तो देखो आपको 14 से लेकर 59 साल तक के बीच के जो लोग होते हैं वो, है ना, जिनको हम युवा और कार्यशील आबादी के रूप में हम उनको काउंट करते हैं ना, नॉर्मली ये चीज़ है। लेकिन इसका महत्व क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि महत्व क्या है इसका, है ना। देखिए आपको पता होगा जो युवा होता है, कार्यशील आबादी जो होती है ना, यानी कि जो वर्किंग पीपल जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, मोटिवेशन होता है उनके अंदर, है ना, और आधारिक संरचना का निर्माण करने में ये लोग सहायक होते हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शंस का काम चलता है, जितने ही बड़े बड़े काम चलते हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है ना, ज़्यादातर इन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है। बाकी का तो और भी काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, ठीक है। तो इनोवेशंस ये लोग लेकर आते हैं, रचनात्मक, है ना, नए नए इनोवेशंस, नए नए इनोवेशन आइडियाज़ ये लोग लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है, यानी कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रोथ करती है ना। तो पहला तो इसका एक ये महत्व है, किसका, जननांक लाभांश जो है इसका महत्व क्या है, एक ये भी है, यानी कि युवा एवं कार्यशील आबादी, ठीक है। दूसरा आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ क्या है, देखिए आर्थिक लाभ क्या होता है, अच्छा कमाते हैं, है ना, अच्छी जॉब है तो अच्छा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं तो अच्छा मार्केट में ख़त्म करते हैं, और जब वो अच्छा मार्केट में ख़त्म करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है, और जब डिमांड जनरेट होती है तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी कंपनीज में, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी काम के लिए, है ना, और जब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे, रोज़गार मिलेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो साथ में क्या होगा, फिर वो टैक्सेस भी पे करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे उसमें टैक्स देंगे, तो इससे क्या होगा, आर्थिक लाभ इनडायरेक्टली पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तेज वृद्धि दर। देखिए वृद्धि दर कैसे होती है, कमाएंगे, खर्च करेंगे, ये जो मैंने साइकिल अभी बताया था वो सारा का सारा वृद्धि दर का ही एक साइकिल है। तो इस प्रकार से वृद्धि दर जो होती है, हमारी आर्थिक वृद्धि दर जो होती है वो भी काफ़ी तेज हो जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। घरेलू उत्पादन में वृद्धि कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का बंदा है, वो काफ़ी ज़्यादा कमाता है ना, ज़्यादा कमाता है तो वो खर्च भी ज़्यादा करेगा, कपड़े महंगे पहनेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, है ना, मार्केट में ज़्यादा पैसा ख़त्म करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, है ना। तो मार्केट में क्या होगी, डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होती है तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ती है ना, रोज़गार जनरेट होते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली घरेलू उत्पादन जो होता है हमारा, यानी कि हमारे जो होम टाउन होते हैं, है ना, वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे देश में ही हम बात करें तो देश में ही क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो क्या होगा, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, है ना। समझ गए ना बात को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व वृद्धि। देखिए राजस्व वृद्धि कैसे होगी, आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, और आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, है ना, यानी कि राजस्व वृद्धि होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स देंगे गवर्नमेंट को तो क्या होगा, गवर्नमेंट का जो राजस्व जो है यानी कि उसमें वृद्धि होगी, और जब वो उसमें वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यानी कि कई सारे वेरियस फील्ड्स में वो लगा पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सारा सारा साइकिल जो चलता है वो आर्थिक लाभ की तरफ एक कदम बढ़ाता है। तो लास्ट जो पॉइंट हमारा वो आर्थिक लाभ है। आर्थिक लाभ इन्हीं सब पॉइंट्स जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं, इन्हीं की वजह से आर्थिक लाभ होता है। अब देखिए इनको लेकर कुछ चुनौतियां भी होती हैं, ठीक है, मैंने महत्व बता दिया आपको, लेकिन मैं आपको साथ में बता देता हूँ कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कैसे हैं, जैसे देखो आपको पता होगा, लेकिन जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या को संतुलित करना भी आवश्यक है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि देखो आने वाले भविष्य में सबको सुविधाएं दे पाना काफ़ी मुश्किल है, और अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम 137 करोड़ भारतीय हैं,
और उसमें से कई करोड़ भारतीय जो हैं वो कार्यशील युवा हैं, है ना, यानी कि यूथ हैं। तो उनको रोज़गार दे पाना, उनको सारी व्यवस्थाएं दे पाना ये काफ़ी टफ है। क्यों है? क्योंकि देखिए अभी हमने SDI जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमने अपनी रैंक देखी 129वीं, काफ़ी कम रैंक थी। तो क्यों नहीं हो रैंक हमारी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि हम एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं हम उनमें पिछड़े हुए हैं, प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारी काफ़ी कम है। और जब ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी तो रोज़गार जो है वो बहुत कम लोगों को मिल पाएगा, और यूथ जो है वो कहीं ना कहीं ये इसका विपरीत परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर से कोविड-19 की सिचुएशन है अभी, तो इस सिचुएशन में और भी कई हज़ार या फिर कई करोड़ जॉब्स जो है लॉस हो गया है लोगों का, है ना। तो ये इस प्रकार से काफ़ी सारी ये चीज़ें प्रॉब्लम है। यानी कि देखो एक रिपोर्ट भी आई थी, UN की रिपोर्ट थी 2019 की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज की थी। इन्होंने कहा था भारत 2027 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राष्ट्र बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ चिंताएं भी जाहिर होती हैं। तो हमें इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हमें इन समस्याओं का समाधान भी करना है। तो ये तो था क्वेश्चन का आंसर। कंक्लूजन में आप ये सारा का सारा बता सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी कि इस पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि UN की रिपोर्ट जो है 2019 की, है ना, ये 2027 में हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके एक कंक्लूजन डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन डिस्कस कौन कौन से के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, इसी टाइप से हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस करते रहेंगे। गाइस, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों का अभी 2019 का MPPSC मेंस है, क्योंकि उनके लिए 2019 का जो जिनका MPPSC का मेंस है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि ये गेम चेंजर उनके लिए हो सकते हैं, उनका मेंस क्वालिफाई कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, ढूंढ कर ऐसे लोगों को ये इस चैनल के बारे में बताइए, सिविल स्टडी कैफ़े के बारे में, और उन तक ये वीडियो की लिंक उन तक शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।